यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले लगातार जारी है। रूस लगातार हमले तेज कर रहा है। ओडेसा के बड़े शॉपिंग सेंटर पर रूसी सैनिकों ने मिसाइल से हमला किया, जिसके आसपास कई रिहायशी इमारतें भी मौजूद थी, जहां पर तबाही मचती हुई नजर आई। यूक्रेन पर रूस के ये हमले इस कदर जारी हो चुके हैं कि अब रिहायशी इलाकों पर सीधे तौर पर मिसाइल से हमला। इस बीच यूक्रेन युद्ध में तुर्की की पहल को देखते हुए अमेरिका उसकी तरफ झुकता नजर आया और राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिकी संसद से हथियार देने के उसके प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने की अपील की। तुर्की इस जंग में रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन की हथियारों से मदद कर रहा है, जिससे अमेरिका गदगद हो गया और तुर्की की इस पहल से खुश होकर उसने अपने पुराने रुख में बदलाव लाने के संकेत दिए। यही नहीं, तुर्की को F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने और नए F-16 लड़ाकू विमान खरीदने जैसे उसके प्रस्ताव को भी हरी झंडी देने की वकालत शुरू कर दी गई। युद्ध की वजह से दुनिया भर में बनते बिगड़ते समीकरण के बीच खुद बाइडेन ने इसे फायदे का सौदा बताकर अमेरिकी सांसदों को इस मुद्दे पर राजी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बताया गया कि हथियार देने के इस मसौदे को अमेरिकी संसद से मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका $400 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 3100 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार की सप्लाई तुर्की को करेगा, जिसमें F-16 लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने में काम आने वाले पुर्जों के अलावा नई मिसाइल, रडार और दूसरे आधुनिक हथियार भी शामिल हैं। हालांकि इससे पहले तुर्की एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस पर भरोसा करता था, जिसकी वजह से नेटो सदस्य होने के बावजूद अमेरिका से उसके रिश्तों में खटास थी। लेकिन अब बाइडेन खुद उसको हथियार देने की पैरवी कर रहे हैं। तुर्की को दिल खोलकर यह मदद ऐसे वक्त में की जा रही है जब इस युद्ध में उसके हथियार यूक्रेन के काम आ रहे हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने बायरक्तार TB2 ड्रोन, जो रूसी सेना के लिए अब तक काल साबित हुए हैं, उनकी सप्लाई को लगातार जारी रखा। इसके अलावा उन्होंने युद्ध रोकने की पहल करते हुए दोनों देशों के प्रतिनिधियों को अपनी जमीन पर बुलाकर यह मौका दिया कि बातचीत के जरिए जंग का हल निकाला जा सके। इसीलिए माना जा रहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया के बदलते हालात में बाइडेन सरकार तुर्की को एक दोस्त की तरह देख रही है। हालांकि अमेरिका के कुछ सांसद अब भी एर्दोआन पर भरोसा करने से कतरा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हुंजा इलाके में बाढ़ की चपेट में आकर वो पुल बह गया जिसे चीन ने बनाया था। इसी महीने की 7 तारीख को ग्लेशियर के पिघलने से वहां झील का जलस्तर अचानक बढ़ गया था और फिर उसका पानी सैलाब बनकर कहर बरपाने लगा। कुछ ही देर में उसने इतना खतरनाक रूप ले लिया कि उसके सामने आने वाली हर चीज टूटकर बहती चली गई। उसमें चीन का बनाया ये पुल भी शामिल था, जो पानी के तेज बहाव को नहीं झेल पाया और देखते ही देखते उसका आधा हिस्सा पानी में समा गया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग अपने मोबाइल कैमरे से टूटते हुए इस पुल को रिकॉर्ड करते भी दिखाई दिए। बताया गया कि ये पुल चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाने वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC का हिस्सा था और इस पुल के टूट जाने से POK और चीन को जोड़ने वाली सड़क का संपर्क भी टूट गया। भोपाल में महंगाई पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भोपाल में महंगाई समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन किया, जिसमें कमलनाथ भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक सरकारी दफ्तर में घुसे आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। राजीव कुमार को देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। गुजरात के भरूच जिले में सरकार की 4 योजनाओं का लक्ष्य 100% पूरा होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ऑनलाइन बात करते समय प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। सरकार की तरफ से जो मदद आपको मिल रही है उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की बमबारी लगातार जारी है। यूक्रेन के शहरों में तबाही इस वक्त दिखाई दे रही है। अज़ोवस्ताल में जोरदार बम धमाके हुए हैं। चारों तरफ इस धमाके की आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। ये तस्वीर आप देखिए, जोरदार बम धमाका अज़ोवस्ताल में किया गया रूस की तरफ से। उधर स्पेन के फोन हैक मामले में वहां की इंटेलिजेंस प्रमुख पाज एस्तेबान को बर्खास्त कर दिया गया। पाज एस्तेबान ने पिछले हफ्ते ही वहां की संसदीय समिति के सामने यह कबूल किया था कि उन्होंने कई अलगाववादियों के फोन टैप करवाए थे, जिसके बाद उन पर स्पेन के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के भी फोन हैक करने के आरोप लगे थे, जिसका पता चलते ही स्पेन में हड़कंप मच गया था और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई गई। हालांकि खबर है कि स्पेन की खुफिया एजेंसी की निदेशक पाज एस्तेबान ने संसदीय समिति के सामने यह दलील दी थी कि कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ही उन्होंने फोन हैक करवाए थे। इसके बावजूद उन पर कार्रवाई की गई। स्पेन की रक्षा मंत्री के मुताबिक इस पूरे मामले का पता लगाने में 1 साल का वक्त लग गया। दावा है कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए बड़े नेताओं के फोन टैप किए गए थे, जिसके बाद स्पेन सरकार ने यह भी दावा किया था कि इसके पीछे दूसरे देश का हाथ है। हालांकि खुद स्पेन की सरकार पर भी इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर जासूसी कराने के आरोप लगते रहे हैं।
खबर तो ये भी है कि जासूसी की बात सबके सामने आने के बाद स्पेन की सरकार ने वहां की इंटेलिजेंस प्रमुख को बलि का बकरा बना दिया, ताकि स्पेन के उत्तर पूर्व में बसे कैटलोनिया के उन अलगाववादी नेताओं को खुश किया जा सके जिनके फोन टैप करने की खबर से बवाल खड़ा हो गया था। असल में कैटलोनिया पिछले कई साल से स्पेन से आजाद होने की कोशिश में है, जिसके लिए 2017 से ही वहां आंदोलन चलाए जा रहे हैं और इस मांग पर जनमत संग्रह भी हो चुका है, जिसमें करीब 90% लोगों ने कैटलोनिया को स्पेन से अलग करने के पक्ष में वोट डाले थे, जिसके बाद वहां की स्थानीय सरकार ने इस हिस्से को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी थी। लेकिन स्पेन सरकार ने इस फैसले को एक तरफा बताकर उसे खारिज कर दिया था और तभी से वहां अलगाववादी नेताओं की अगुवाई में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच डेली मेल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि डॉनबास इलाके में रूस की सैन्य टुकड़ी पर यूक्रेन ने हमला कर उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। अपने इस दावे को साबित करने के लिए उसने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें रूस की एक या दो नहीं बल्कि 58 फौजी गाड़ियां नजर आईं, जिनमें कई टैंक भी शामिल थे। वहां से एक वीडियो में तो फौजी गाड़ियां और टैंक नदी के किनारे ऐसे बिखरे दिखे मानो खिलौने हों। दावा किया गया कि रूस की इस भारी भरकम टुकड़ी ने जानबूझकर नदी के रास्ते को चुना। असल में रूसी फौज नदी को पार कर पूरे शहर को घेर लेना चाहती थी, लेकिन उनकी इस रणनीति पर यूक्रेन का प्लान भारी पड़ गया। जैसे ही रूसी टुकड़ी वहां पहुंची, यूक्रेन ने धमाका कर उस पुल को ही उड़ा दिया जिससे वो नदी पार करने की जुगत में थे, जिसकी वजह से रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तहस नहस हो गईं। इनमें उस वक्त पुल पर मौजूद कुछ टैंक तो पानी में भी समा गए। बताया गया कि यूक्रेन ने वहां एक घर में जबरदस्त विस्फोटक इकट्ठा किया हुआ था, जिसके फटते ही वहां तबाही मच गई।